Hello friends, welcome to Sri Tulsabhavani College of Engineering Tulsapur STBCET Quantitative Aptitude Batch 2020 in association with Tulsai Career Academy Tulsapur. So already we have completed the two lectures of the module 1, that is basics of aptitude, and today we are going to take the lecture number 3, which is proportion. Okay, so we will directly discuss our lecture 3, proportion. So see here, the word proportion in the quantitative aptitude comes in the two types. Okay, this kind of proportion today we are going to take is different, and another kind of proportion which will come in the further lectures is different. ये proportion है, उसके दो टाइप्स है. पहला जो टाइप है उसमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला टाइप है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन. और दूसरा जो प्रोपोर्शन है हमारा वो 1:2, 2:3, दिस वाला प्रोपोर्शन वो अलग है. वो हम बाद में आने वाली लेक्चर सीरीज में देख लेंगे. लेकिन आज ये बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड के मॉड्यूल नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल देखने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, दोज हु वेर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेक्चर्स, प्लीज कीप इन माइंड दैट in the first lectures I have told that the two important topics which are not told in any of the academy, any of the college, any of the book, two important lectures or two important chapters in the quantitative aptitude are linear equation in two variables, linear equation in two variables, and second one is this proportion. This is first one, this is second one, which is called a proportion. The reason behind this is that since I have the experience of attending the number of examinations, also I have qualified the most of them. According to my personal experience, I experienced these are the basic things which are to be covered before studying the quantitative aptitude. ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेन एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करोगे, एग्जाम चाहे कौन सा भी हो, कंपनी का क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग हो, कंपनी का एंट्रेंस वाला, गेट का हो, आईईएस का हो, आईएएस का हो, आईईएस का हो, या फिर एमपीएससी का हो, कौन सा भी एग्जाम हो, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आता ही है. रिसेंटली महामेट्रो में पोस्ट निकले हैं. महामेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो, पुणे मेट्रो रेल में निकलने हैं. वो 14 दिसंबर से उसका एप्लीकेशन चालू होने वाले. उसके लिए भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. एग्जाम कौन सा भी हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंपलसरी है. और उसमें अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लेते हो तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें 100% स्कोर किया जा सकता है. अदर जीएस वाले सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्कोर करने के लिए. तो आप क्वांटिट्यूड में फोकस करके बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो. और अच्छा स्कोर करना है तो बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कहने वाला हूँ या फिर कहता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ये प्रोपोर्शन वाला आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हमने लिया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो. अच्छे से कवर किया ये चैप्टर. उसमें से बॉड मास वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हमें अक्सर कहीं सिखाई नहीं जाती, या फिर हमें वो चीज़ें पता नहीं होती कि इतना बेसिक होकर भी हमें मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में और मार्क्स कम होते हैं. इसलिए आप जाके देख लीजिएगा. ओके, तो आज हम प्रोपोर्शन का चैप्टर, जो कि आज प्रोपोर्शन का जो देखने वाले हैं, वो चैप्टर देख लेते हैं आगे जाके. ओके, तो प्रोपोर्शन जो कि हमने देखा कि टू टाइप का होता है. मराठी में इस टाइप के प्रोपोर्शन को चलन बोलते हैं. और वो दूसरा जो है 1:2, 2:3 वाला, उसको प्रमाण बोलते हैं. मराठी में दो अलग अलग वर्ड है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता. लेकिन अंग्रेजी में ये चलन वाले कंसेप्ट को भी प्रोपोर्शन ही बोला जाता है, और प्रमाण को भी प्रोपोर्शन ही बोला जाता है. वो प्रमाण वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको बाद में कवर करेंगे. अभी हम चलन वाला, जो मराठी में उसको चलन बोलते हैं, उसको कवर करेंगे. प्रोपोर्शन के दो टाइप से, पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. एज वी आर द इंजीनियर्स and we are in the pre-final and final years, we must know what is meant by the direct and indirect proportion, direct and inverse proportion. First of all, we will see the definition, or we will see the basic concept behind this proportion, and then we will proceed further with our quantitative aptitude. This is the most important chapter, this is the most important thing.
I am saying it very from the bottom of my heart because I have experienced it that the chapter linear equations in two variables, then proportion, these are the basic and compulsory chapters. So you must know these chapters. Okay, 1 minute. हाँ, 1 minute प्लीज, सम इंटरप्शन वॉज देर. तो यहाँ पर क्या देखा था हमने, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ये जो दो चैप्टर्स है, आप अगर परफेक्ट कर लेते हो तो आप कौन सी भी ट्रिक्स या याद रखने की जरूरत नहीं है. बाद में हम अपने आप के फॉर्मूले तैयार करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मैथ में यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप मास्टर बन भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. और तीसरा जो चैप्टर हमने डिस्कस किया उसका नाम था मैथमेटिकल ऑपरेशंस. वो प्रीवियस लेक्चर में ले लिया है हमने, आप रिवाइज कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो चैप्टर है प्रोपोर्शन वाला देख लेते हैं, तो फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कंसेप्ट क्या है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. In the direct proportion, see the definition. When in a relation of two quantities with increase in first quantity, there is corresponding increase in second quantity as well. When the first quantity increases, the second quantity also increases. Or when there is a decrease, or when there is decrease in first quantity, there is decrease in second quantity as well, then the proportion is called direct proportion. In Marathi it is called समचलन. मराठी में इसको समचलन बोलते हैं. We are taking this lecture series in English and Hindi because there are North Indian students in our group who ping me the message that you should complete or you should continue your series in either English or in the Hindi language. Okay, so we are taking it in the Hindi. Direct proportion means when one quantity increases, the second quantity also increases. For example, we might have seen the graphs while studying in the engineering. These types of graphs are direct proportion graphs. That is one quantity. Suppose quantity of good is there, and here is cost. आप मुझे बताइएगा, अगर गुड्स की क्वांटिटी हमने बढ़ाई तो कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा बढ़ेगी, कम होगी या बढ़ जाएगी. सपोज मुझे 2 पेन्स खरीदने हैं, एक पेन 10 रुपये का होगा, 2 पेन्स की कीमत होगी 20 रुपया. तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाकर की 8 पेन्स, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने के बाद कीमत बन जाती है. तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं विथ इंक्रीज इन वन. या फिर आपको अगर मैकेनिकल वाले हो तो पीवीटीएस डायग्राम देखी होगी. एक क्वांटिटी, सपोज यहाँ पर एक्स क्वांटिटी है, यहाँ पर वाई क्वांटिटी. वेन ये एक्स क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वाई भी बढ़ जाती है. सपोज दिस इज देयर, दिस विल बी एट दिस लोकेशन. When x will increase, then corresponding increase in y also. When there is increase in x, there is also increase in y. So this is the trend that when there is increase in one quantity, there is increase in second quantity also. Okay, this is called direct proportion. I have given an example, cost and pain. These are the two terms. At one place there is cost and at second place there is a quantity of pain. Okay, if pain is 1, its quantity is rupees 10. If pain is 10, its quantity is rupees 100. If I reduce the quantity to 2, in rupees cost will be rupees 20. See, observe the pattern. When I have increased the quantity, there is corresponding increase in cost also, and when I have decreased the quantity, there is corresponding decrease in the cost also. So this is called as direct proportion. Okay, this has been not told in any of the organization, any of the institute, any of the academy, or not told in any of the book. This is just by the personal experience, so I am telling it from the bottom of my heart. Please understand and give concentration to these type problems. We will take the problems in the further part of lecture. Okay, now consider one thing. We will now study the inverse proportion. Inverse proportion is nothing but व्यस्त चलन. उसको क्या बोलते हैं, व्यस्त चलन बोलते हैं. या फिर दो क्वांटिटीज दी गई होगी,
सपोज ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकंड टर्म, और ये दोनों के बीच यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट भी प्रोपोर्शन हो तो इन दोनों के बीच एक टर्म कौन सा तो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर भी एक टर्म कांस्टेंट रहता है। तो विथ इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी व्हेन इज डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, और व्हेन द देयर इज डिक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, ये ऑपोजिट वाला सिचुएशन होता है, तब उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ओके, पहली क्वांटिटी का इंक्रीज होने के बाद दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, या फिर पहली कम हो जाने के बाद दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीके में मैंने बताया है। एक एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिएगा यहाँ पर। सपोज फर्स्ट टर्म इज मेन, एंड सेकंड टर्म इज टास्क, and this is the first scenario and this is second scenario. In the first scenario, suppose two men are there, okay, and number of tasks to be completed is 4. Okay, number of tasks is to be completed is 4. So two men, there are number of tasks, suppose 100, almost 100 tasks are there, but two men can complete the 4 tasks. But constant thing here is time. One day is constant thing. Always remember there is a constant term behind this proportion concept. यहाँ पर अगर दो टर्म्स है वो बदलने वाली है तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर एक डे। कंडीशन क्या है? वन डे में दो आदमियों को 4 काम कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, आदमियों की संख्या बढ़ा दी कर 8 कर दी। तो यहाँ पर टास्क बढ़ेंगे या कम होंगे? मतलब दो आदमी ने एक दिन में 4 टास्क कंप्लीट किए, तो यहाँ पर बहुत सारे टास्क है, टास्क का रेट बढ़ाना है, तो मैंने क्या कर दिया, और 6 आदमी लगाकर 8 कर दिए। तो नंबर ऑफ टास्क विल बी कंप्लीट विल बी इंक्रीज ना। तो 8 आदमी मिलाकर बहुत सारे 32 टास्क कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड सपोज टास्क इज अ कंडीशन, one task is a condition here, this is a constant, this will never change in the scenario. Say this is second scenario, suppose men and suppose time, 2 terms are there. Okay, 2 men or 4 men to complete this one task take 8 days. 2 men, यहाँ पर 4 आदमी एक काम करने के लिए 8 दिन लगाते हैं, और 4 आदमियों की जगह मैंने क्या किया, 12 आदमी को लगाया, 12 आदमी लगाए। तो यहाँ पर ये टाइम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मतलब 4 आदमी मिलाकर 8 दिन में करते हैं, तो मैंने 12 लगाए तो ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? तो ज़्यादा आदमी लगाकर काम का टाइम कम करेंगे ना, क्योंकि काम तो एक ही करना है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, एक दिन में काम करना था, लेकिन काम का लिमिटेशन नहीं था। 4 काम कर, 2 आदमी ने 4 काम किए, तो मुझे काम ज़्यादा करना, तो मैंने और 6 आदमी लगाकर 8 आदमी लगा दिए काम पर, और उस 8 आदमियों ने 32 टास्क कंप्लीट किए एक दिनों में, क्योंकि एक दिन का ही कंडीशन है। इधर कंडीशन को बेस के ऊपर हमें डिसाइड करना है, ये आइडेंटिफाई करना है जस्ट डायरेक्ट है या इनवर्स है। ओके, तो नाउ यहाँ पर कंसिडर कीजिएगा, दिस इज द सेकंड सिनेरियो। नाउ आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ मेन, देन टाइम विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली ना, टाइम विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली है। 8 दिन से कम ही लगेगा, कितना लगेगा हम फॉर्मूले के तौर पर देख लेते हैं आगे। या फिर मैंने आदमियों की संख्या कम कर दी, 2 कर दी, तो यहाँ पर 4 आदमी अगर 8 दिन में करते हैं तो 2 आदमियों को डबल ही टाइम लग जाएगा, 16 दिन लग जाएगी। तो ये है सिनेरियो, आपको समझ आ जाए इसलिए 2 एग्जांपल दिए मैंने। तो फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथोडोलॉजी सिखाकर आज का चैप्टर इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 4 ऑफ द मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे, उसमें मिसलेनियस बिट्स कवर करेंगे, और उसके बाद हम अब एक्चुअली क्वांटिटेटिव का मॉड्यूल नंबर 2 है, वो मॉड्यूल नंबर 2 के साथ हमारा लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज this 4 men and these are the 8. Now this inverse proportion and direct proportion and inverse proportion, let's revise. 2 terms are there, remember 2 terms are there, this is first term, this is second term, or when there is inverse proportion there is also the 2 terms, first term, second term, and third term is as a condition. Here third term is there, but this term does not changes, third term remains constant. With increase in first term there is increase in second term in the direct proportion, and also with decrease in first term there is decrease in second term also. So if I
And in the second scenario, if I increase the first term, the second term will decrease automatically, and when I decrease first term, the second term will increase automatically. That is, graph for the second scenario is like this type of graph will be there. Suppose this is the time, this is the number of labor, this is the number of labor, and this is the time required to complete the task. अगर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दिए, नंबर ऑफ लेबर क्या किए, बढ़ा दिए, तो टाइम लगने वाला कम है, और टाइम बढ़ा दिया तो लेबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ज़्यादा समय में काम करना हो तो ज़्यादा लेबर लगाने की जरूरत नहीं। तो इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी देर इज डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, और इन डिक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी देर इज इंक्रीज इन फर्स्ट क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको समझ आया होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। आप लॉजिक लगा सकते हो, ऐसे हमने अभी इस एग्जांपल में जो लॉजिक लगाया उसके हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है, और उसके बेस पे आपको पहचानना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पहली प्रोसीजर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये मैं प्रोपोर्शन के चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप अलग चैप्टर में इसको अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं भी, मतलब जब इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, व्हेन यू हैव टू सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम एंड यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, देन दिस चैप्टर इज वेरी यूजफुल। आपको ये चैप्टर क्यों ध्यान में रखना है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी सकते, लेकिन अगर एक आधा क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ गई और उसमें प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन हो, तो आपको ये समझना चाहिए, इसलिए हम आज से कर रहे हैं प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन। तो ये क्या लॉजिक लगाना है, सपोज पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है 2 बाइक्स कॉस्ट फॉर ₹80,000। सपोज नॉट एज सच, यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको। तो बाइक की संख्या बढ़ा दी मैंने 4 की, तो उसमें क्वांटिटी, उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं, कॉस्ट तो बढ़ गई ना। या फिर मैंने बाइक की संख्या 1 कर दी, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया आपने, लॉजिक के हिसाब से आपने आइडेंटिफाई किया, एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी बढ़ गई, एक क्वांटिटी कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी कम हो गई, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। If you have to solve this proportion problem in the examination, this is the first step. First identify the type of proportion, whether it is direct or inverse. Now consider second scenario. There two walls are to be constructed. In the first case, I appointed the 4 labor, then they will complete in the 4 days. Now second scenario, I reduced the number of labor to 2, then the time will increase or decrease. मैंने क्या किया, लेबर की संख्या कम कर दी, तो वो ज़्यादा फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, ज़्यादा लेबर को ज़्यादा काम हो गया, कम लेबर को ज़्यादा काम हो गया, मतलब लेबर की संख्या कम तो ऑटोमेटिकली काम को देर लग जाएगी ना, तो 4 की जगह 8 दिन लग जाएंगे। तो पहली क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई यहाँ पर, या फिर मैं लेबर की संख्या इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर डेज टाइम कम हो जाएगा, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैंने रिवाइज कर दिया है, एक बार और सुन लीजिए। पहली क्वांटिटी बढ़ने के बाद अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, या फिर पहली क्वांटिटी कम होने के बाद दूसरी कम होना चाहिए तब भी उसको डायरेक्ट ही बोलते हैं। और दूसरा सिनेरियो क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ने के बाद दूसरा कम होता है, या फिर पहली क्वांटिटी कम होने के बाद दूसरा बढ़ जाता है, तो उसको इनवर्स बोलते हैं। ये पहला स्टेप है। अभी दूसरा स्टेप, उसको सॉल्व कैसे करना है, दूसरा स्टेप है उसको सॉल्व कैसे करना है। एक बहुत ही इजी एग्जांपल ले लूंगा, आपको लग जाएगा कि इतना इजी कैसे आ सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत इजी एग्जांपल, वो एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज 15 notebooks cost for ₹150. 15 notebooks cost for ₹150. Then how much is the cost of 45 नोटबुक्स। आप इस एग्जाम्पल को देख के उसका आंसर बता सकते हो, लेकिन आगे जाके अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा तो मैं जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। तो मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर होता है, सेकंड टर्म यहाँ पर होता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन सा है, नोटबुक से, और दूसरा वाला क्या है, उसका कॉस्ट है। तो पहले कंडीशन क्या दी है, 3 कंडीशन दिए होते हैं, याद रखना प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम में, और चौथी कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो रिलेशन के बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला नोटबुक में पहली कंडीशन क्या है,
15 नोटबुक्स है और उनका कॉस्ट दिया है 150 रुपीज़। और दूसरी सिचुएशन में नोटबुक्स की संख्या दे दी है 45, लेकिन कॉस्ट दिया नहीं है, हम एक्स मान लेते हैं उसको। अब आप समझ आया होगा कि 3 क्वांटिटीज दी गई है उधर, 1 2 और 3 क्वांटिटी, चौथी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका चौथा क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो अब आप समझ आ गया होगा कि आपको क्यों आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, अभी ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, नोटबुक की संख्या बढ़ने के बाद कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो ये डायरेक्ट है, लॉजिक लगाकर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू, और ये 45 इंटू 150, 45 इंटू 150, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 45 इंटू 150 अपॉन 15, तो x का वैल्यू कितना होगा, 15 वन ज़ा 15, 15 थ्री ज़ा 45, देन 3 इंटू 150, 3 गुना 150 कितना हो जाएगा, 450। तो 45 नोटबुक्स का कीमत कितना हो गया, ₹450। आया समझ में आपको। यहाँ पर क्या किया, 3 क्वांटिटीज दे गई है, चौथी क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लॉट करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, नोटबुक है, दूसरी क्या है, कॉस्ट है। 15 नोटबुक की कॉस्ट 150 यहाँ पर दी गई है, और 45 नोटबुक की क्या है पता करना है, तो हमने एक्स मान ली। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते। तो अभी इनवर्स का एक प्रॉब्लम लेते हैं। इनवर्स का प्रॉब्लम लेने के बाद आज का चैप्टर यहाँ पर खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद हम दूसरे वाले चैप्टर्स के साथ जाएंगे। और ये जो हमने बेसिक किया है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, उसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वाले, जब हम एक्चुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें उसके अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला प्रॉब्लम लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड to build a wall for 40 labor is 1 day। जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन एज्यूम करना है, रियलिस्टिक नहीं सोचना है। आपको लगेगा 40 लेबर क्यों लगेंगे एक दिन में, क्यों, सपोज चाइना की वॉल कंस्ट्रक्ट करनी हो तो एक दिन भी नहीं जम सकता है, 40 लेबर से ज़्यादा लोग लगेंगे। तो आप रियलिस्टिक सिचुएशन मत एक कीजिएगा, इधर जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के तौर पर समझ लीजिएगा। देन हाउ मच लेबर आर रिक्वायर्ड to complete the task 4 times faster। प्रॉब्लम समझ लिया करो पहले। प्रॉब्लम जब सामने आता है तो उसको दिक्कत यहाँ आती है कि प्रॉब्लम हम अच्छे से समझ नहीं लेते। प्रॉब्लम समझने में हाफ टाइम भी जाएगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। प्रॉब्लम को क्या चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार समझ लीजिएगा ना तो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल फॉर 40 लेबर्स इज 1 डे। 40 लेबर, 40 मजदूर मिलाकर एक दीवार स्टैंड करने के लिए एक दिन लगाते हैं एक दीवार। तो वही दीवार अगर 4 टाइम्स फास्टर स्पीड से करनी हो तो कितने लेबर लग जाएंगे, और कितने लेबर लग जाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें ये चीज़ पता करनी है। तो हमारे प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हमने पता है कि फर्स्ट टर्म यहाँ होता है, सेकंड टर्म यहाँ होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, लेबर है। फर्स्ट टर्म लेबर है क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, सॉरी फर्स्ट टर्म लेबर है, या फिर टाइम भी ले सकते हो पहले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म लेबर ले सकते हो, टाइम, दूसरा टर्म क्या है, टाइम है। तो नंबर ऑफ वॉल्स इज कांस्टेंट, 1 वॉल हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, ये चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ ये लेबर और टाइम चेंज होने वाला है। तो पहली सिचुएशन क्या है, 40 लेबर से और टाइम है 1 डे। ओके, और दूसरी सिचुएशन क्या है, अभी मैंने पहले बताया था कि इसमें से 3 क्वांटिटीज दी गई होती है, अभी तो 2 दी गई है, और तीसरी कहाँ है, फाइंड आउट कीजिए। टू कंप्लीट द टास्क 4 टाइम्स फास्टर, 4 टाइम्स फास्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 टाइम्स फास्टर का मतलब 4 दिन होता है क्या। अब यदि एक दिन टाइम है और उससे 4 टाइम्स फास्ट करना हो, 4 टाइम्स फास्ट, 4 टाइम्स स्लो मतलब 4 दिन हो गए, 4 टाइम फास्ट मतलब 1/4 डेज। ओके, आपको समझ आ गया कि एक दिन में
करना है और उसको अगर 4 टाइम्स फास्ट करना है, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना उससे ज़्यादा जल्दी काम करना है, तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 गुना स्लो करना है, 4 गुना स्लो करना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है, फास्ट, 4 टाइम्स फास्टर, तो 1/4 डेज में कंप्लीट करना है। तो तीसरी क्वांटिटी पता चल गई 1/4। तो चौथी क्वांटिटी नंबर ऑफ लेबर फाइंड आउट करने है, उसको एक्स से समझ लेते हैं, एक्स। तो भी एक चीज इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देख लीजिए एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 1/4, एक्स का वैल्यू आ गया 10। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, 40 आदमी मिलाकर वो दीवार एक दिन में करते हैं, लेकिन अगर उसमें से 30 आदमी घर में भेज दिए और 10 आदमियों को काम करने दे दिया तो वो आदमी 4 गुना फास्टर कर सकते हैं क्या? ऐसा लॉजिक होता है क्या भाई? मतलब आदमी ज़्यादा हो तो एक दिन लगता है और आदमी कम हो तो उससे भी फास्टर काम हो जाता है क्या? इतना इफिशियंसी बढ़ जाता है क्या आदमियों की? वो बातें चैटिंग वगैरह वो छोड़ दीजिए, रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखना है। तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल के एग्जाम में डायरेक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है, स्ट्रेटली मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो स्ट्रेट क्वांटिटीज है उसका एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन और ये उसका एक दूसरे से, यदि करके देखिए 40 इंटू 40 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/4। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया 40 इंटू ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 160। तो 160 आदमी लगाने पड़ेंगे, 4 गुना आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, 4 गुना काम फास्ट करना है। तो 4 गुना स्लो करना है तो मतलब 10 कर सकते हैं, मतलब 4 गुना स्लो करना है तो आप 10 कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 गुना फास्टर करना है तो 4 गुना लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक चीज़ आज समराइज करते हैं हम। पहली स्टेप होता है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। कैसे देखना है, पहली क्वांटिटी इंक्रीज होने के बाद दूसरी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अगर ये इंक्रीज होती है तो उसको डायरेक्ट बोलना, डिक्रीज होती है तो उसको इनवर्स बोलना। फिर दूसरी बात, 3 क्वांटिटीज दी गई होती है ऐसे और ये चौथी क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्ट होगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और इनवर्स होता है तो ऐसा स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना। ओके, और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए हम बाद में समराइज करते हैं उसको। आपका लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, यू विल गेट द वैल्यूएबल एंड क्वालिटी वीडियोज़ इन फ्यूचर विच विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, वीडियो सुनने के लिए या फिर डिस्कशन को में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाऊँ। ओके, धन्यवाद।